संजीव जी किसी को कॉल करके कहते हैं, कल माँ का जन्मदिन है, तुम निकले कि नहीं? वो कहता है, हाँ मैं निकल गया, कल समय पर पहुँच जाऊँगा, आप निश्चिंत रहिए। अब आगे। सुबह ही संजीव उठकर रोज़ की तरह तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलने से पहले माँ के पास जाकर उनके पैर छूकर जाने लगता है। यशोदा कहती हैं, संजीव आज क्या तारीख है, तुझे पता है ना? हाँ माँ पता है, सितंबर की 20 तारीख है। वो तो हर महीने आती है, आज कोई स्पेशल थोड़ी ना है। मन ही मन मुस्कुराकर वहाँ से निकल जाता है। घर के सारे नौकर चाकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे, चुपचाप अपने काम में व्यस्त होने का नाटक कर रहे थे। सबके सब अनजान बने हुए थे, क्योंकि उन्हें पहले ही बता दिया गया था कि संजीव ने कोई कुछ ना बताए माँ को जन्मदिन के बारे में, इसलिए सब अनजान बने हुए थे। यशोदा जी कहती हैं, आज मेरा बेटा मेरा जन्मदिन भी भूल गया, कल मुझे भी भूल जाएगा। फिर बाहर आती हैं। घर के सारे नौकर चाकर अपनी मालकिन के जन्मदिन पर सुबह ही बधाई देने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। आज कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। यशोदा जी कहती हैं, आज तुम सब लोगों को क्या हो गया है? सारे के सारे इतने गुमसुम और व्यस्त क्यों हो? आज कुछ है, आप सब भी भूल गए क्या? मैम आज क्या है, हमें याद नहीं है। यशोदा, आज 20 तारीख है। हाँ वो तो हर महीने 20 तारीख आती है। यशोदा गुस्से में, फिटे मुँह, तुम सब भाड़ में जाओ। इतना कहकर बाहर गार्डन में जाने लगती हैं। इतने में रोहित आता है। दादी माँ कहता है और पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। दादी माँ, जीते रहे बच्चा, एक तू ही है जो मेरी हर बात याद रखता है, और तो सब नालायक हैं। दादी माँ, आज क्यों इतना गर्म हो रही हो सुबह ही? आज 20 तारीख है, किसी को याद नहीं है? अरे दादी माँ, इसमें याद रखने वाली बात क्या है? चलिए आप गार्डन में टहल लीजिए, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। दादी माँ, तू भी नालायक निकला, जा यहाँ से। रोहित बड़ी मुश्किल से हंसी रोक कर निकल गया। यशोदा खुद से बात करते हुए कहती हैं, आज इन सबको क्या हो गया है? सबके सब मेरा जन्मदिन भूल गए। इतने में उनकी सहेलियाँ उन्हें बर्थडे विश करती हैं और यशोदा कहती हैं, एक तुम ही लोगों को याद है मेरा जन्मदिन, बाकी सब तो भूल चुके हैं। वे लोग कहते हैं, ऐसा सबके साथ होता है। यशोदा अपने जन्मदिन पर सबसे पहले मंदिर, फिर अनाथ आश्रम, फिर वृद्धाश्रम जाती हैं, तो आज भी जाने की तैयारी करती हैं। अब अपने ड्राइवर का इंतज़ार करती हैं। सुबह से दोपहर हो गई, वो आया नहीं। फिर परेशान होकर फ़ोन करती हैं। ड्राइवर फ़ोन उठाता है। जी मैम बोलिए। क्या बोलूँ, मैं तुझे पता नहीं है आज मैं कहाँ जाती हूँ? अरे मैडम मुझे याद नहीं रहा, घर के काम से बाहर गया हूँ, अब शाम को ही आ पाऊँगा। तब यशोदा कहती हैं, पहले तो फ़ोन नहीं उठाया, अब शाम को आओगे? शाम को क्या करने आओगे, मत आना। गुस्से में फ़ोन पटक देती हैं। समय की गति तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी। शाम के 6 बज चुके थे। सारे लोग एक एक करके संजीव मेहता के फार्म हाउस पहुंचने लगे थे। संजीव सीधे कंपनी से घर आया और यशोदा से कहता है, माँ चलिए जल्दी, आपको मुझे कुछ दिखाना है। माँ तुनक कर कहती हैं, मुझे कुछ नहीं देखना है, जा तू खुद ही देख ले, तुझे मेरी परवाह नहीं है तो मैं क्यों तेरी परवाह करूं? संजीव, माँ इन बातों के लिए अभी वक्त नहीं है, चलिए जल्दी। यशोदा रुककर वहीं बैठ जाती हैं। संजीव माँ को ज़बरदस्ती पकड़कर गाड़ी में बिठाकर फार्म हाउस ले जाता है। यशोदा कहती हैं, ये हो क्या रहा है आज सबको, और तू मुझे कहाँ ले जा रहा है? यह रास्ता तो हमारे फार्म हाउस की तरफ जाता है। संजीव, हाँ माँ हम वहीं जा रहे हैं। कुछ देर में फार्म हाउस पहुँच जाते हैं। फार्म हाउस की सारी लाइटें बंद कर दी गई थीं। पूरे फार्म हाउस अंधेरे की चादर में लिपटा हुआ था। जैसे संजीव अपनी माँ को फार्म हाउस के गेट के अंदर ले जाता है, वैसे ही सारी लाइटें जगमगा उठीं और सारे लोग यशोदा माँ के स्वागत में खड़े थे। फिर सभी लोग हैप्पी बर्थडे विश करने लगे और एक एक करके माँ को जन्मदिन के तोहफे दे रहे थे। जब फार्म हाउस का नज़ारा संजीव और माँ ने देखा तो देखते ही रह गए। कुछ अलग सा लग रहा था। फार्म हाउस के अंदर आते ही खूबसूरत मंदिर बनाया हुआ था और मंदिर के अंदर खूबसूरत कान्हा जी की मूर्ति रखी थी। साथ में सभी भगवानों की मूर्तियों से सजा रखा था। आर्टिफिशियल फूलों की जगह गुलाब के फूलों से फार्म हाउस का हर कोना सजाया हुआ था। मध्यम मध्यम लाइट की रोशनी से फार्म हाउस जगमगा रहा था।
गुलाब की भीनी भीनी खुशबू से पूरा फार्म हाउस महक रहा था। फिर एक तरफ अनाथ आश्रम के बच्चों को बैठाया हुआ था, दूसरी ओर वृद्धाश्रम के बुजुर्गों को बैठाया हुआ था, और सब गरीब ज़रूरतमंदों को जो भी दान के लिए कपड़े, खाने पीने का सामान सब एक जगह रखा गया था। माँ ने ये सब नज़ारा देखा तो उनका दिल भर आया और आंखों से आंसू छलक पड़े और अपने बेटे को प्यार से गले लगाकर सर पर हाथ फेर कर रोने लगीं। संजीव कहता है, माँ क्या हुआ, क्यों भावुक हो रही हो? ये खुशियों के पल हैं, एंजॉय कीजिए। माँ कहती हैं, बेटा इसकी क्या ज़रूरत थी? तुझे पता है ना, तेरे पिताजी के देहांत के बाद से मैंने जन्मदिन मनाना छोड़ दिया था। तो क्या हुआ माँ, आज मना लेते हैं। रोहित कहता है, दादी माँ अब आप खुश हैं, इसलिए तो हम सुबह से आपको बर्थडे विश नहीं कर रहे थे, हम आपको सरप्राइज़ देना चाहते थे। संजीव कहता है, रोहित तुमने दिल खुश कर दिया, क्या शानदार और यूनिक तरीके से फार्म हाउस को सजाया है। यह सब देखकर मैं भी आश्चर्यचकित हो गया हूँ। तुम्हारे अंदर ये टैलेंट भी है। तब रोहित कहता है, ये मेरा आइडिया नहीं है सर, ये सब सपना का आइडिया है और ये सब अरेंजमेंट उसी ने किया है, हमने तो सिर्फ उसकी हेल्प की थी। संजीव कहता है, सच में मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, वो लड़की इतनी टैलेंटेड है और ऐसा सोच भी सकती है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था, वो हर काम इतनी खूबसूरती से कर सकती है। पर कहाँ है वो, दिख नहीं रही है। दादी माँ कहती हैं, हाँ रोहित, कहाँ है वो जिसने मेरे जन्मदिन के लिए इतनी मेहनत किया है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। वैसे तेरे मुँह से उसके गुणगान तो बहुत सुना है, आज मिल भी लेती हूँ। दादी माँ आने वाली होगी, कनक और वो साथ ही आ रहे हैं। और उनके परिवार वालों को नहीं बुलाया तुमने? दादी माँ सब आ रहे हैं, आप चिंता ना करें। यशोदा कहती हैं, इतनी बड़ी पार्टी तो तूने मेरे लिए ऑर्गेनाइज कर लिया, पर मेरा तोहफा कहाँ है, ला दे। फिर माँ कहती हैं, मजाक कर रही हूँ बेटे, इससे बड़ा तोहफा मेरे लिए और क्या हो सकता है। संजीव कहता है, माँ बस थोड़ी देर और, वो भी आपके लिए सरप्राइज़ है। रात के 8 बज चुके थे। धीरे धीरे सभी गेस्ट आ चुके थे। शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां, संजीव के बिजनेस पार्टनर, रिलेटिव सभी पार्टी में पहुंच चुके थे। सभी लोग खाने का लुत्फ उठा रहे थे, सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। यशोदा जी भी अपनी सहेलियों के साथ पार्टी एंजॉय कर रही थीं। फिर सभी बच्चों, गरीब बुजुर्गों और लोगों को खाना पीना खिलाकर, उन्हें कपड़े लत्ते, खाने पीने की चीज़ों का वितरण करके उन्हें विदा कर दिया गया। रोहित सपना का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। रात के 9 बज चुके थे, फिर भी वो लोग पहुँचे नहीं तो फ़ोन करता है। सपना ने फ़ोन उठाया। रोहित ने पूछा, तुम लोग कहाँ हो? तब सपना कहती है, बस पहुँच गए, यहीं बाहर है। सपना और कनक गेट के अंदर आती हैं। कनक शहरी कपड़ों में, खुले बाल, आंखों में काला चश्मा, हाई हील्स पहनकर आती है। वो इस लुक में बड़ी आकर्षक लग रही थी। वहीं सपना ने सिंपल रेड कलर की साड़ी, पुराने स्टाइल में अपने लंबे बालों की लंबी चोटी बनाकर कान के बगल में लाल गुलाब का फूल लगाया हुआ था। वो सुर्ख गुलाब का फूल उसकी खूबसूरती पर चार चांद लगा रहा था। उसका सिंपल लुक उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। जब रोहित की नज़र उस पर पड़ी तो वो देखता ही रह गया। उसकी नज़र सपना से हट नहीं रही थी। वो लाल साड़ी में किसी परी से कम नहीं लग रही थी। रोहित का मन तो कर रहा था जाकर उससे कसकर गले से लगा ले, पर मजबूर था। जैसे सपना को लोग देख रहे थे तो कोई उसकी सादगी की तारीफ कर रहे थे, तो कोई उसका पुराना पहनावा देखकर हंस रहे थे। लेकिन सपना को लोगों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो तो जो उसके दिल को भाता है वही करती है, और जो उसका मजाक बना रहे थे वो उन्हें इग्नोर करके आगे निकलकर रोहित के पास जाकर खड़ी हो गई। रोहित, दादी माँ, ये सपना। दादी माँ सपना को देखती हैं। सपना उनके पैर छूकर जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं मैम कहती है, और जो गिफ्ट उनके लिए लाई थी वो उन्हें देती है। दादी माँ उसे आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, अच्छा तू ही सपना है, तेरा जिक्र तो अक्सर इस नालायक के मुंह से सुना है, आज देख भी लिया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटे, तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत की। अरे मैम, आप मुझे धन्यवाद मत कहिए, आप हमसे बड़े हैं, फिर ये सब मैंने नहीं, सबने मिलकर किया है, इसमें सभी लोगों का योगदान रहा है। यशोदा, हो छोटी सी पर बातें कितनी बड़ी करती हो, हमेशा खुश रहो। सपना मुस्कुराकर यशोदा को देखती है। फिर तीनों भाई खड़े होकर पार्टी एंजॉय करते हैं। सपना भाई खड़ी थी तो यशोदा ने अपने पास बैठने को बोला। वो दादी माँ के पास बैठ जाती है। रोहित भी वहीं आकर बैठ जाता है।
यशोदा जी सपना से पूछने लगीं, घर पर कौन कौन है। सपना कहती है, मैम वैसे तो मेरे घर पर माँ और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। पापा बचपन में ही हमें छोड़कर भगवान जी के पास चले गए थे। अब मैं यहाँ हूँ, माँ वहाँ अकेली है। तो बेटा माँ को भी यहाँ क्यों नहीं लेकर आती हो। मैम ले तो आती, पर साथ में गौरी, पिंकी, चिंकी, रिंकू और मिट्ठू भी तो हैं। यशोदा कहती हैं, तुम तो कह रही थी माँ अकेली हैं गांव में, फिर ये सब कौन है। मैम गौरी हमारी गाय है, पिंकी बकरी, चिंकी बिल्ली, रिंकू डॉग और मिट्टू पैरट। अब आप ही बताइए माँ इन सबको छोड़कर यहाँ कैसे आएगी। सपना की बात सुनकर सब हंस पड़े। संजीव माँ के पास आया, उसकी नज़र सपना पर गई। कहता है, अच्छी लग रही हो न्यू लुक में। सपना सर की आवाज़ सुनकर खड़ी हो गई। तब दादी कहती हैं, बेटा क्यों खड़ी हो गई, ये ऑफिस नहीं है, ये हमारा घर है। यहाँ कोई मालिक नहीं है, हम सब एक समान हैं। फिर तुम तो आज हमारी मेहमान हो। संजीव, हाँ माँ ठीक कह रही हैं, बैठ सकती हो। कनक डांस फ्लोर पर जाकर सबके साथ डांस करने में मस्त थी। फिर वो वहाँ से आती है और रोहित से कहती है, चलो डांस करते हैं। रोहित मना करता है, लेकिन ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर ले जाती है। फिर दोनों डांस करते हैं, पर रोहित की नज़र तो सपना से हट नहीं रही थी। डांस कनक के साथ कर रहा था, लेकिन देख सपना को रहा था। कनक रोहित को देखकर समझ जाती है कि रोहित क्या चाहता है। दौड़कर सपना के पास आती है और सपना से कहती है, चलो सपना डांस करते हैं। सपना मना करती है। दादी माँ कहती हैं, जाओ बेटा एंजॉय करो। सपना, मैम मुझे डांस नहीं आता। कोई बात नहीं, कनक और रोहित का साथ दे दो। कनक सपना को खींचकर डांस करने के लिए ले जाती है, सपना को रोहित की ओर धकेल देती है। सपना का पैर फिसल जाता है, तब रोहित जल्दी उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। फिर एक हाथ उसकी कमर पर, दूसरा हाथ कंधे पर टिका देता है। तब सपना की नज़र उस पर पड़ती है तो देखती रह जाती है। ऐसा लग रहा था वो रोहित की आंखों में कहीं खो गई। रोहित भी उसकी खूबसूरत आंखों में डूबा हुआ था। फिर सपना रोहित का हाथ छुड़ाकर थोड़ा दूर हो जाती है। रोहित सपना को अपने पास खींच लेता है और फिर उसके साथ कपल डांस करता है। सपना भी उसके साथ डांस करने में मगन हो जाती है। सपना की लटें जो बार बार रोहित के गालों को छू रही थीं, उनकी छुअन से रोहित के दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं और उतनी ही बार उसका दिल घायल हुआ जा रहा था। सपना भी रोहित की बाहों में मदोस हो रही थी। कनक यह सब देखकर इतनी खुश हो रही थी कि मानो उससे दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हों। फिर अचानक सपना रोहित से दूर हो जाती है। खुद से ही शर्माकर रोहित की ओर नज़र फेर कर मुस्कुरा रही थी। रोहित शरारत भरे लहजे में कहता है, क्या हुआ, क्यों इतना शर्मा रही हो, दिल में कुछ कुछ हुआ है क्या। सपना शर्माकर जैसे जाने लगती है। कनक उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और कहती है, ऐसे ही कैसे, एक और डांस हो जाए। रोहित भी कहता है, हाँ ठीक कह रही है कनक, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो। सपना भी कमर कसकर तैयार हो जाती है और कहती है, बजाओ कोई ओल्ड सॉन्ग। कनक कहती है, कौन सा। सपना, अरे जा रे हट नटखट, और साथ में रोहित भी नाचेगा। रोहित तैयार होता है और बोलता है, सॉन्ग लगाओ। जैसे गाना बजने लगा, सपना थिरक थिरक कर नाचने लगी। इस गाने में नाचना रोहित को आ ही नहीं रहा था, तो खड़ा होकर सपना को नाचते देख रहा था। सपना का ये रूप देखकर दंग रह जाता है और बाकी के गेस्ट संजीव, यशोदा सपना को नाचते देखकर सब हैरान रह गए और उसका नाच सभी एंजॉय कर रहे थे। जैसे गाना ख़त्म हुआ, सपना सबको देखती है तो शर्मा जाती है और रोहित और कनक के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। रोहित सपना को छेड़ते हुए कहता है, मैं तो तुम्हें भोली भाली गांव की छोरी समझा था, पर तुम तो बड़ी नटखट निकली रे। कनक भी यही कहती है, तुम तो नटखट निकली रे। तीनों हंसने लगे। इतने में फार्म हाउस के गेट के अंदर हैंडसम नवजवान एंट्री करता है। फिर दौड़कर आता है और यशोदा के पैर छूकर बर्थडे विश करता है। यशोदा उसे गले लगाकर रोने लगती हैं। फिर वो संजीव के पैर छूकर उनके गले मिलता है। संजीव कहता है, वेलकम माय सन। संजीव कहता है, माँ आपका गिफ्ट, आपका सरप्राइज़ यही है। यशोदा जी कहती हैं, इससे बड़ा गिफ्ट मेरे लिए और क्या हो सकता है। सरप्राइज़ भी बहुत ही अच्छा दिया तूने। 5 साल बाद मैं अपने जिगर के टुकड़े को देख रही हूँ। मुझे तो लगा था इसका मुंह देखे बिना ही इस दुनिया से चली जाऊँगी। अरे मेरी जान, क्यों इतने मोटे मोटे आंसू गिरा रही हो। अपनी जान को मैं ऐसे ही थोड़े जाने दूँगा। अभी तो आपको परपोते पोतियों का मुंह देखना है
कहकर साहिल अपनी दादी माँ के आंसू पोंछकर अपने गले से लगाता है। संजीव साहिल से कहता है, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? साहिल, पापा फ्लाइट 1 घंटा लेट हो गई थी। ओके, अब तुम अपनी जान के साथ गपशप करो। तब रोहित साहिल के पास आता है और बोलता है, यार इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया तूने, मैं तो शॉक्ड रह गया। हाँ, ये प्लान पापा का था, इसलिए तुम्हें नहीं बताया था। छोड़ इन बातों को, आ गले लग जा। दोनों गले मिलकर बचपन की तरह मस्ती करते हैं। साहिल की नज़र कनक पर पड़ती है। कहता है, यार रोहित, वो कौन खड़ी है? मुझे तो कोई चुड़ैल नज़र आ रही है। तब रोहित कहता है, चुड़ैल, आ तू भी अपने दुश्मन के गले लग जा। कनक कहती है, तुम दोनों को मैं चुड़ैल लग रही हूँ? अभी बताती हूँ। उन दोनों के पीछे भागती है और दोनों के कान पकड़कर कहती है, बताओ मैं चुड़ैल हूँ? रोहित और साहिल एक ही स्वर में बोलते हैं, नहीं, तू हमारी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है। तब तीनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं। पार्टी ख़त्म हो गई, सब मेहमान चले गए थे। अब सपना भी घर जाने के लिए निकल रही थी। कनक और रोहित उसे छोड़ने जा रहे थे तो यशोदा ने उन्हें रोकते हुए कहा, रोहित, सपना कहीं नहीं जाएगी, हम सबके साथ आज यहीं फार्म हाउस में रहेगी। हम भी आज घर नहीं जा रहे हैं, तो तुम दोनों इसे कहाँ ले जा रहे हो? सपना कहती है, मैम मैं यहाँ नहीं रुक सकती हूँ, घर वाले गुस्सा हो जाएंगे। यशोदा कहती हैं, सबसे पहले तो तुम मुझे मैम नहीं दादी माँ कहो। रही बात घर जाने की, तो तुम कहीं नहीं जा रही हो, यहीं रहोगी। मैं करूँगी तेरे घर वालों से बात। दादी माँ सपना के घर पर बात करती हैं। सपना की चाची कहती हैं, मैम हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। वो तो मन ही मन खुश हो रही थी, इतने बड़े लोगों से सपना का मेल जोल जो हो रहा था, लालची जो ठहरी। यशोदा कहती हैं, हो गई बात, उन्होंने इजाज़त दे दी है। रोहित बहुत खुश हो जाता है सपना के साथ रहने का मौका जो मिल रहा था। रोहित सपना के पास आकर कहता है, मैडम क्या सोच रही हो? सपना कहती है, रोहित मेरी समझ में ये नहीं आया कि सर ने तो कभी शादी नहीं की, तो फिर ये साहिल सर, उनका बेटा कहाँ से पैदा हो गया? रोहित, सपना बहुत लंबी कहानी है, ये सर के छोटे भाई का बेटा है। सर के छोटे भाई राजीव सर बहुत ही बिगड़ैल थे, शराबी, जुआरी, बहुत सारे ऐप थे उनके अंदर, अय्यासी नंबर 1। फिर दादा दादी ने उनकी शादी कर दी। क्या पता शादी करके सुधर जाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ और ज़्यादा बिगड़ गए थे। साहिल की मम्मी को मारते पीटते थे। साहिल जब 2 साल का था, शालिनी आंटी साहिल की मम्मी, उन्हें एक दिन राजीव सर ने इतना मारा कि उनकी जान ही चली गई। अब उनकी मौत की सज़ा काट रहे हैं, जेल में हैं। दादी माँ और दादाजी ने राजीव सर को खुद ही जेल भेज दिया था। सपना, साहिल को पता है? हाँ पता है, नफ़रत करता है अपने पिता से। आज 5 साल बाद अमेरिका से वापस आया है, वहाँ से डॉक्टरी कर रहा है। सपना कहती है, साहिल सर की बड़ी दुख भरी कहानी है। फिर यशोदा, रोहित, सपना, कनक सबको अपने पास बुलाती हैं। तब साहिल दादी माँ से कहता है, ये नया कैरेक्टर कौन है? दादी माँ यशोदा जी कहती हैं, किसे कह रहा है? साहिल, जिससे आप सपना कह रही हो। यशोदा जी कहती हैं, वो हमारी कंपनी में काम करती है, बहुत ही अच्छी और होनहार लड़की है। तब साहिल कहता है, वो बहन जी हमारी कंपनी में काम करती है? विश्वास नहीं हो रहा है। दादी माँ कहती हैं, तुझे विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पूरी बहन जी और गंवार टाइप्स हैं। चल नालायक, ऐसा नहीं बोलते हैं। किसी के पहनावे से उसको मापा नहीं जा सकता है, उसके अंदर कैसे गुण है वो मायने रखता है। जिसे तू बहन जी कह रही है, वो बहुत ही स्मार्ट है, लड़की है। तब तक वो तीनों यशोदा जी के पास आते हैं और बोलते हैं, दादी माँ बताएं, हमें आपने क्यों बुलाया है? दादी माँ कहती हैं, नौकरों को बुलाओ और ये सभी सामान संभाल कर रखने को बोलो। इतने में दादी माँ की नज़र सपना के लाए फ़ोटो फ्रेम पर पड़ती है और उसे पकड़कर देखने लगती हैं। इतने में सपना कहती है, मैम ये तो मामूली सा फ़ोटो फ्रेम है, इसे आप रहने दीजिए, इतने कीमती उपहार के सामने ये कुछ भी नहीं है। तब यशोदा जी कहती हैं, बेटा ये सारे उपहार तो सब एक समान लग रहे हैं, मगर ये मुझे सबसे हटकर लगा। फिर बेटा, उपहार कोई मामूली और कीमती नहीं होता है, उपहार तो उपहार होता है, चाहे वो कैसा भी हो, उसमें उपहार देने वाले का प्यार छुपा होता है। सपना कहती है, मैम ये तो आपका बड़प्पन है। यशोदा कहती है, फिर मैम, दादी माँ कहो और मुझे खोल कर तो देखने दो, आखिर ये कैसा फ़ोटो फ्रेम है? दादी माँ जैसे ही खोल कर देखती हैं, उस फ्रेम को देखते ही रह जाती हैं।
उसमें सुंदर सी पेंटिंग बनी हुई थी। एक तरफ मंदिर बना हुआ था, अगल बगल में गरीब बच्चे और वृद्धाश्रम, उसमें बूढ़े लोग बैठे हुए दिखाया है। तब यशोदा जी की आंखें नम हो जाती हैं और कहती हैं, यह मामूली नहीं, मेरे लिए अनमोल है। मेरी पसंद के मुताबिक तुमने बनाया है। संजीव भी उन सबके बीच आता है और वो फ़ोटो फ्रेम देखकर कहता है, नाइस। खुश हो जाता है फ़ोटो देखकर। दादी माँ पूछती हैं, बेटा ये किसने बनाया है? सपना, मैंने बनाया है। अरे तुम इतनी अच्छी चित्रकार भी हो? हाँ, मुझे बचपन से पेंटिंग करने का शौक़ था, तो जब भी मुझे फुर्सत मिलती है अपने शौक़ को पूरा करने के लिए ऐसे ही किसी न किसी चीज़ की पेंटिंग बना लेती हूँ। इतने में रोहित और कनक कहते हैं, वाह सपना, तूने तेरे इस शौक़ के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। सपना कहती है, कभी ऐसा मौका नहीं मिला, तुम लोगों को क्या बताती। फिर सब सो गए, लेकिन रोहित की आंखों से नींद गायब थी। वो सपना के बारे में सोचकर खुश हो रहा था। कैसे सपना उसके साथ डांस कर रही थी। आज उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार नजर आ रहा था। क्या वो भी मुझसे प्यार करने लगी है? उधर सपना भी रोहित के ख्यालों में खोई हुई थी। वो रोहित के बारे में सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी। फिर खुद से कहती है, क्यों मैं रोहित के बारे में इतना सोच रही हूँ? क्यों उसके लिए मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है? इसी उधेड़-बुन में कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। समय की गति तेजी से आगे बढ़ती गई और साहिल को इंडिया आए हुए 1 महीना बीत चुका था। उसका वापस जाने का समय भी आ गया था। इस 1 महीने में सपना और यशोदा जी की मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा। यशोदा कोई भी काम हो तो सपना को अपने पास बुलाती और हर छोटे मोटे काम के लिए सपना को अपने पास बुलाती थी। वो सपना को बहुत प्यार करने लगीं और सपना भी यशोदा जी में अपनी माँ की छवि को देखती और दादी माँ से बहुत प्यार करती थी। इस दौरान सपना की माँ भी सपना के पास दिल्ली आई हुई थी। सपना बहुत ही खुश थी। उसे 2-2 माँओं का स्नेह मिल रहा था और साथ ही साथ वो रोहित से भी प्यार करने लग गई थी। लेकिन रोहित को उसने अभी बताया नहीं था। वो सही मौके का इंतज़ार कर रही थी। यशोदा साहिल को अपने पास बुलाती है और कहती है, बेटा अब मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। पता नहीं तेरे वापस आने तक मैं ज़िंदा रहूँगी भी या नहीं। तब दादी माँ की बात काट कर साहिल कहता है, दादी माँ आप ऐसा क्यों कह रही हो? आपको कुछ नहीं होगा। फिर मैं कुछ ही महीनों के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। बस थोड़ा कोर्स और बचा है। फिर मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ जाऊँगा। आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। यशोदा जी कहती हैं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं तेरे पापा के लिए चिंतित हूँ। कब तक वो यूं ही अकेला ही ज़िंदगी बिताएगा? कोई ज़िंदगी बिताने के लिए साथ तो चाहिए ना। शादी हो कहती हूँ तो हमेशा बूढ़ा होने का नाटक कर बात को टाल देता है। अब तू ही बता मैं क्या करूँ? दादी माँ पापा को शादी के लिए मैं मनाता हूँ। आप निश्चिंत रहिए, मेरी बात वो कभी नहीं टाल सकते हैं। रात डिनर के बाद साहिल संजीव के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, पापा आप शादी क्यों नहीं कर लेते? कब तक यूँ उस राखी आंटी की याद में कुंवारे बैठे रहोगे? संजीव कहता है, साहिल तेरा दिमाग खराब हो गया है। इस उम्र में मैं शादी कर लूँ? क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? और किसने कहा तुमसे कि मैं उस औरत को आज भी प्यार करता हूँ? उसे तो मैंने अपनी ज़िंदगी से तभी निकाल फेंक दिया था जब वो मुझे धोखा देकर चली गई थी। साहिल कहता है, तो आज तक आपने शादी क्यों नहीं किया? संजीव, जब मेरी शादी की उम्र थी तब मैं इस घर को संभालने में इतना मसरूफ़ था कि मुझे होश नहीं रहा कि अब मेरी शादी की उम्र निकल चुकी है। तो तुम मुझसे शादी करने को कह रहे हो? साहिल, पापा किसने कहा आपकी उम्र निकल गई है? लोग आपकी उम्र में जीना शुरू करते हैं। फिर ये आपको क्यों लग रहा है कि आपकी शादी की उम्र निकल गई है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे भी ज़्यादा उम्र में शादी कर अपना घर बसा रहे हैं और दादी माँ भी यही चाहती हैं कि उनके रहते आप शादी करें और अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाएं। मुझे नहीं करनी है शादी। मैं सोच रहा हूँ तेरी शादी कर दूँ। बता क्या कहता है? पापा बात मत घुमाइए, शादी करनी है या नहीं ये बताइए। तो सुनो मेरा जवाब, मुझे शादी नहीं करनी है और आज के बाद कभी इस बारे में बात मत करना। संजीव वहाँ से चला जाता है। दादी माँ साहिल से कहती हैं, बेटा संजीव अगर शादी के लिए हाँ करता तो मैं कब की उसकी शादी कर चुकी होती। तुझे तो पता है वो कितना ज़िद्दी है। वो तो नहीं करेगा शादी। अब इस बारे में तू ही सोचना। अब मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है।
इस घर को संभालने के लिए एक औरत की ज़रूरत है। साहिल कहता है, दादी माँ मुझे 6 महीने का वक्त दे दीजिए, मैं अपना कोर्स पूरा करके आता हूँ, फिर इस बारे में सोचता हूँ और मैं आपकी खुशी के लिए शादी करने को तैयार हूँ। दादी माँ कहती, सच, जीता रहे मेरा बच्चा। साहिल अपनी पढ़ाई पूरी करने अमेरिका चला जाता है। इधर दादी माँ चाहती हैं कि साहिल से पहले संजीव शादी कर ले, लेकिन उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो क्या करें जो संजीव शादी के लिए तैयार हो जाए। इधर सपना ने रोहित को बता दिया था कि वो उससे प्यार करने लगी है। रोहित की खुशी का ठिकाना ना रहा। सपना ने उसे प्रपोज जो कर दिया था। सपना ने अपनी और रोहित के रिश्ते की बात अपनी माँ को भी बता दिया था। उसकी माँ भी बहुत खुश थी। सपना की माँ चाहती थी कि वो दोनों शादी कर लें, पर सपना अभी तैयार नहीं थी, तो उसने अपनी माँ और रोहित से यही कहा कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मुझे अभी आगे की पढ़ाई भी करनी है, तो थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। रोहित कहता है, ठीक है सपना, जैसा तुम्हें ठीक लगता है वैसा ही करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सपना बहुत खुश होती है और अपनी मम्मी को समझाती है। राधा कहती हैं, बेटा जैसा तुझे ठीक लगे, मैं भी तेरे साथ हूँ। सपना छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ के सीने से चिपक जाती है। रोहित संजीव सर से मिलता है और कहता है, सर सपना भी मुझसे प्यार करने लगी है। तब संजीव कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे यूरोप से आते ही तुम दोनों की शादी कर देता हूँ। रोहित खुश होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रोहित कहता है, सपना मुझे कंपनी के काम से 6-7 महीने के लिए यूरोप जाना है। सपना कहती है, कब जाओगे? कल ही निकलना है ना? सपना मायूस होकर कहती है, इन महीनों में मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगी? रोहित कहता है, बस तुम मेरी फ़ोटो सीने से लगाकर महसूस करना कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। फिर देखो, ये महीने चुटकियों में निकल जाएंगे, फिर मैं तुमसे रोज़ वीडियो कॉल पे भी तो मिलूँगा। ठीक है सपना, ठीक है। सपना रोहित को छेड़ते हुए कहती है, वहाँ से तुम किसी गोरी को साथ लेकर तो नहीं आओगे? रोहित कहता है, क्या पता, हो सकता है। सपना कहती है, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। फिर रोहित सपना को कसकर गले लगा लेता है और रोहित बोलता है, अपनी जान को छोड़कर किसी और के साथ सवाल ही नहीं पैदा होता है। अगले दिन रोहित एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। सपना और कनक उसे वहाँ छोड़ने जाते हैं। सपना रोहित से अलग होने लगी तो उसकी आंखें भर आईं और रोहित से नज़रें चुराकर आंसू पोंछ रही थी तो रोहित ने देख लिया। फिर रोहित सपना से कहता है, इन आंसुओं को संभाल कर रखो, शादी के दिन काम आएंगे। फिर दोनों हंसने लगते हैं। रोहित कनक से कहता है, मैं अपनी जान को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, इसे संभाल कर रखना। कनक, हाँ ठीक है, अब जाओ भी। सपना को ऐसा लग रहा था कि वो रोहित के सीने से आखिरी बार लग रही है। इतने में कनक कहती है, हो गया तुम दोनों का रोना धोना, चलो रोहित, कहीं फ्लाइट छूट ना जाए। रोहित चला जाता है। सपना कनक से कहती है, यार कनक, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं रोहित से हमेशा के लिए अलग हो गई हूँ। तब कनक कहती है, इस 1 साल के दौरान रोहित तुमसे पहली बार कहीं दूर गया है, इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। चलो अब दोनों वहाँ से घर जाते हैं। कुछ दिन बीत गए। सपना और रोहित खाली समय में घंटों एक दूसरे से बातें किया करते थे। 7-8 महीने बाद रोहित वापस इंडिया आ जाता है। वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था, इतने महीनों बाद सपना से जो मिलने वाला था। रोहित सबको सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए उसने इंडिया आने की बात किसी को भी नहीं बताया था। वो एयरपोर्ट से सीधे अपने घर ना जाकर मेहता हाउस आता है। साहिल, संजीव, दादी माँ एक डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सपना उन सबके लिए खाना परोस रही थी। उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना हुआ देखकर रोहित शॉक्ड रह जाता है। रोहित सपना को विवाहिता के रूप में देखकर दरवाजे से अंदर आ ही नहीं पाया। उसके पैर वहीं जम से गए थे। वो सपना को एकटक होकर देख रहा था। अंदर जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। इतने में सपना की नज़र उस पर पड़ी तो वो उसे देखती रही। फिर अचानक उसे ख्याल आया कि वो उसे देख रही है। फिर सबसे नज़रें चुराकर अंदर किचन में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। फिर संजीव की नज़र रोहित पर पड़ी तो कुछ भी नहीं बोल पाया और ग्लानि भरी नज़रों से उसे देखा और अपनी नज़रें झुका दी। जब दादी माँ देखती हैं रोहित को तो, अरे रोहित, वहाँ क्यों खड़ा है, अंदर आजा बच्चे, क्यों ऐसे अनजान आदमियों की तरह दरवाजे पर बेसुध खड़ा है।
ये तेरा ही घर है, फिर आज संकोच कैसा। रोहित अंदर आता है और दादी माँ और संजीव के पैर छूकर अंदर की तरफ देखता है। फिर दादी माँ कहती हैं, बेटा तूने हमें सरप्राइज़ दे दिया, आने की खबर भी नहीं दी। रोहित धीरे से कहता है, सरप्राइज़ तो मुझे मिला है। दादी माँ कहती हैं, क्या बोल रहा है तू। अंदर ही अंदर, कुछ नहीं, बताने का समय ही नहीं मिला दादी माँ, अचानक ही आ गया। दादी माँ, चल बैठ, नाश्ता कर तू भी। रोहित कहता है, दादी माँ मुझे भूख नहीं है, मैं घर होकर आता हूँ। फिर साहिल खड़ा होता है और रोहित को गले से लगाता है और कहता है, रोहित तू इतना उदास क्यों है, वो तेरा हंसता हुआ चेहरा कहाँ खो गया। रोहित कहता है, मेरी छोड़, तू कब आया इंडिया वापस। 4 दिन पहले। सब लोग ब्रेकफास्ट कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रोहित के मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। आखिर ऐसा क्या हो गया जो सपना ने शादी कर ली, और शादी उसकी किससे हुई है। इन्हीं सवालों में उलझा हुआ था। फिर वो बाहर की ओर जाने लगा तो संजीव ने उसे रोकते हुए कहा, रोहित तुम अभी क्या सोच रहे हो, मुझे पता है, और तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है। मेरे साथ चलो। रोहित और संजीव बाहर गार्डन में जाकर बैठ गए और रोहित कहता है, सर अब बोलिए, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। सपना की शादी कब हुई और किससे हुई है। कुछ दिन पहले तक तो हम दोनों रोज़ बातें किया करते थे। उसकी बातों से मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि वो शादी कर रही है। हाँ, मुझे याद आया, 1 हफ्ते से वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही थी। वीडियो कॉल करने के लिए मैं बोलता था तो कोई ना कोई बहाना बनाकर फ़ोन बंद कर देती थी। तब मैं समझ नहीं पाया था, अब समझ आ रहा है वो ऐसा क्यों कर रही थी। सर अब बताइए, इस बीच क्या हुआ है, मैं जानना चाहता हूँ। संजीव, तुम्हें कैसे बताऊँ इन दिनों में क्या हुआ है। सर बताइए, मैं जानना चाहता हूँ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। जो भी हुआ है बेझिझक आप मुझे बताइए। संजीव, तो सुनो, सपना की शादी मुझसे हो गई है, वो अब मेरी पत्नी है। सर यह क्या कह रहे हैं आप, मुझसे मुझसे मजाक कर रहे हैं क्या। नहीं रोहित, ये मजाक नहीं, सच है। ये बात सुनकर सन्न रह जाता है, बोलने की हालत में नहीं था। फिर कुछ देर बाद हिम्मत करके कहता है, सर आपने तो कहा था मेरे वापस आते ही हम दोनों की शादी करा दूंगा। फिर ये क्या है जो अचानक सपना से आपको शादी करने की ज़रूरत पड़ गई। सुनो रोहित, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। 15 दिन पहले सपना से मेरी शादी हुई है। माँ की वजह से मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। संजीव रोहित को सारी बातें बताता है। एक दिन यशोदा संजीव को अपने पास बुलाती हैं। यशोदा कहती हैं, संजीव तू शादी कर ले, अब मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, मेरी उम्र हो चुकी है, अब इस घर को संभालने के लिए एक औरत की ज़रूरत है। संजीव, माँ आप ये क्या कह रही हो, शादी करनी होती तो मैं सालों पहले कर चुका होता। आपको पता है मैं शादी नहीं करूँगा, तो बार बार आप यही बात क्यों दोहराती हो। माँ अगर तू मुझे ज़िंदा देखना चाहता है तो तुझे शादी करनी ही होगी। माँ आप बच्चों की तरह जिद मत कीजिए, मैं इस उम्र में शादी करके क्या करूँगा। यशोदा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तो मुझे हाँ या ना में जवाब दे। माँ ये आप कैसी जिद पकड़ कर बैठी हो। ठीक है मैं शादी कर लेता हूँ, लेकिन शादी करने के लिए एक औरत की ज़रूरत होती है, तो वो कहाँ से आएगी। तू हाँ बोल, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छी और संस्कारी लड़की है। वो कौन है। यशोदा कहती हैं, वो सपना है। संजीव, माँ आप वाकई बूढ़ी हो चुकी हो, साथ ही आपकी सोच को क्या हो गया है, एक ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। तू ठीक कह रहा है, सच में मैं बूढ़ी हो गई हूँ, इसीलिए तुझे शादी करने को कह रही हूँ। यशोदा, मुझे सपना बहुत पसंद है, इस घर और तेरे लिए उससे अच्छी लड़की और नहीं मिल सकती है। माँ आप बच्चों जैसी बातें क्यों कर रही हो, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, ज़िंदगी का सवाल है। फिर सपना और मेरी उम्र का अंतर क्या है, आपको पता है ना, हम कैसे अपने स्वार्थ के लिए एक भली लड़की की ज़िंदगी खराब कर सकते हैं। मुझे पता है वो तुझसे बहुत छोटी है, फिर भी आप जिद पकड़ कर बैठी हो। हाँ, तू जो समझता है समझ ले। रही बात उम्र की, तो हमारे ज़माने में भी दूल्हा दुल्हन में इतना फ़र्क होता था। आज भी कई ऐसे लोग हैं जो अपनी उम्र से कम उम्र की लड़की लड़के से शादी कर रहे हैं। पहले तो मैं साहिल के साथ सपना का रिश्ता करवाना चाहती थी, लेकिन उस नालायक ने तो हमें सरप्राइज़ दे दिया। वो वहीं से मेरे लिए बहू ले आया है।
उसने भी अपना घर बसा लिया है तो मुझे तेरी फिक्र होती है, इसलिए तू भी शादी कर ले ताकि जब मैं इस दुनिया से विदा लूँ तो खुशी खुशी यहाँ से जा सकूँ। संजीव: माँ, पहली बार तो आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा रही हो। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूँगा, समझ गई आप? माँ: तो कर ले शादी। माँ, ये नहीं हो सकता, आप आराम कीजिए, मैं जा रहा हूँ। जैसे संजीव रूम से बाहर निकलता है, यशोदा जी चिल्लाकर बोली, संजीव। जब संजीव पलटकर देखता है, यशोदा बेहोश होकर जमीन पर गिरी हुई थी। संजीव ने जब माँ को गिरा हुआ देखा तो जल्दी से उन्हें उठाकर बेड पर लिटा दिया। वो मामा कहकर माँ को उठा रहा था पर उन्हें होश नहीं आया। फिर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आती है। संजीव कहता है, डॉक्टर, माँ को क्या हुआ है और अब वो कैसी हैं? डॉक्टर कहती हैं, उन्हें हार्ट अटैक आया है। उन्हें होश तो आ गया है पर खतरा अभी टला नहीं है। संजीव कहता है, डॉक्टर, माँ से क्या मैं मिल सकता हूँ? हाँ सर, आप मिल सकते हैं। सर, आपसे आपकी माँ के बारे में कुछ बताना है। संजीव: हाँ डॉक्टर, बताएं, आप क्या बताना चाहती हैं? सर, आपकी माँ अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। उन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप उनसे कोई ऐसी बात ना करें जो उनके लिए घातक हो। उन्हें खुश रखने की कोशिश कीजिए, जो वो चाहती हैं वो कीजिए। उनके मन में कुछ ख्वाहिशें हैं, आपको वो पूरी करनी होंगी। अब उनका दिल बहुत नाजुक हो गया है, इस बात का आप ख्याल रखें। अब आप जाइए, मिलिए और उन्हें हर वो खुशी दें जो वो चाहती हैं। उनकी सांसों की डोर कभी भी टूट सकती है। संजीव माँ से मिलता है और फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है, माँ, आपकी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने आपको मौत के मुंह में पहुँचा दिया है। यशोदा जी: संजीव, तू सपना से शादी करेगा ना? मेरे जीते जी मुझे इतनी खुशी दे दे बेटा। संजीव: ठीक है माँ, आप आराम कीजिए, आपकी खुशी के लिए मैं शादी करने को तैयार हूँ। संजीव डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर, आप माँ का ध्यान रखिए, मैं अभी आता हूँ। संजीव सपना को मिलने के लिए घर बुलाता है। सपना बिना सवाल पूछे मेहता हाउस जाती है और कहती है, सर, आपने मुझे क्यों बुलाया है? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। मैं अभी इसी वक्त तुमसे शादी करना चाहता हूँ, चलो मेरे साथ। सपना का हाथ पकड़कर ले जाने की कोशिश करता है। सपना संजीव का हाथ छुड़ाकर कहती है, सर, ये आप क्या कह रहे हैं? शादी और आपसे, और आपको ये अचानक क्या हो गया है? मेरे पास तुम्हारी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं है, ना ही मेरे पास तुम्हें बताने का समय है। चलो मेरे साथ। सर, मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। ऐसी बात आपने सोची भी कैसे जो मैं आपसे शादी कर लूँगी? संजीव: प्लीज़ सपना, मेरी माँ की ज़िंदगी अब तुम्हारे हाथ में है। मैं उनकी खुशी के लिए तुमसे शादी करना चाहता हूँ। माँ की आखिरी इच्छा मैं पूरी करना चाहता हूँ। वो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं, तुम्हारे लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। सर, दादी माँ को क्या हुआ है? मैं मिलना चाहती हूँ, वो कहाँ हैं? हॉस्पिटल में हैं। सपना जैसे जाने लगती है, संजीव उसका हाथ पकड़कर कहता है, ऐसे नहीं, मेरे साथ शादी करके जाओगी, क्योंकि वो मुझे तुम्हारे साथ शादी के बंधन में बंधा हुआ देखना चाहती हैं। मुझे नहीं करनी आपसे शादी। आपकी माँ की ज़िंदगी बचाने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँ? आपको पता है ना, मैं रोहित से प्यार करती हूँ। अगर रोहित से प्यार नहीं भी करती ना, फिर भी मैं आपसे शादी नहीं करती, समझ गए आप? अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। मेरे पास अभी तुम्हारी बात सुनने का समय नहीं है। हाँ या नहीं? नहीं, मैं मर जाऊंगी पर आपसे शादी नहीं करूंगी, समझ गए आप? सपना, तुम सबसे ज़्यादा प्यार किसे करती हो? ये कैसा सवाल है? तुम्हारी माँ तुम्हारी ज़िंदगी है ना। वही ना रहे तुम्हारे पास तो तुम क्या करोगे? वो भी तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से तुमसे दूर हो जाएं तो क्या तुम खुद को माफ़ कर पाओगी? क्या हुआ मेरी माँ को? अगर उन्हें कुछ हुआ ना, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। संजीव: अभी तो कुछ नहीं हुआ है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो हो जाएगा। कहाँ है मेरी माँ? वो मेरे आदमियों के कब्जे में है। अगर तुम्हारी वजह से मेरी माँ की जान चली गई तो ना, मैं तुम्हारी माँ को भी तुमसे छीन लूँगा, समझ गई तुम? सर, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ मेरी माँ को कुछ मत करिएगा, उन्हें छोड़ दीजिए। पहले शादी फिर छोड़ूंगा।
ठीक है, मैं तैयार हूँ। संजीव सपना को कोर्ट में ले जाकर कोर्ट मैरिज करता है। फिर सपना से कहता है, तुमसे मैंने कुछ दिन के लिए शादी की है, तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है, सिर्फ समझौता की शादी, क्योंकि माँ कुछ ही दिनों की मेहमान है। माँ की खुशी के लिए मैंने तुमसे शादी की है। माँ के जाने के बाद मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा। फिर रोहित और तुम्हारी शादी मैं अपने हाथों से करवा दूँगा। मैंने रोहित से वादा किया है, मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता हूँ। अभी मैंने सिर्फ माँ की खुशी देखी है। मेरी माँ की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। और मेरी खुशी क्या सर? आपने अपनी माँ की खुशी के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। और आप पैसे वालों के लिए कितना आसान है ना, जब मन लगा शादी कर लिया, जब मन भर गया तो शादी तोड़ दी। मगर हम मिडिल क्लास लोगों की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है। जब एक लड़की की शादी टूट जाती है तो उससे दुनिया जीने नहीं देती है। गलती आदमी की क्यों ना हो, लेकिन गलत औरत ही ठहराई जाती है। यही औरत गलत होगी, तभी इसके आदमी ने इसे छोड़ दिया होगा। संजीव, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। हमारी शादी वाली बात सिर्फ हमारे घर वालों को पता होगी, दुनिया वालों को पता भी नहीं चलेगा। माँ के सामने हम पति पत्नी होंगे, दुनिया के सामने तुम सिर्फ सपना सिंह हो। ओके? सपना रोते हुए कहती है, इन बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपकी खुशी के हवन कुंड में मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशियाँ जलकर राख हो गई हैं। अब बताइए मुझे क्या करना होगा? और मेरी माँ कहाँ है? मुझे उनके पास जाना है। तुम्हारी माँ को कुछ नहीं हुआ है, मुझे पता भी नहीं है वो कहाँ है। मैंने तुमसे झूठ बोला था, मेरे आदमियों के कब्जे में है। दरअसल मैंने तुम्हें डराने के लिए कहा था, तुम मान जो नहीं रही थी मेरी बात, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। सपना माँ को फ़ोन कर पूछती है, माँ आप कहाँ हो? सपना की माँ कहती है, मैं घर पर हूँ। सपना कहती है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। फिर सपना और संजीव हॉस्पिटल पहुँचते हैं। संजीव, माँ देखो कौन आया है। जब माँ आँख खोल कर देखती हैं तो आँखों से खुशी के आंसू छलकने लगे। सपना और संजीव को विवाह के बंधन में बंधे हुए देखकर संजीव कहता है, अब आप खुश हो, मैं आपकी बहू ले आया हूँ। बेटा मैं बहुत खुश हूँ, आज तूने मेरी ज़िंदगी भर की मुराद पूरी कर दी। माँ से फिर दोनों आशीर्वाद लेते हैं। यशोदा दी जीवन भर खुश रहने का और साथ रहने का आशीर्वाद देते हुए सपना को अपने पास बुलाती हैं और उसको गले से लगाती हैं। सपना उनके गले लगकर सिसक सिसक कर रोने लगती है। ऐसा लग रहा था वो माँ से शिकायत कर रही हो, माँ आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब यशोदा जी कहती हैं, बेटी मुझे माफ़ कर दे, मेरी वजह से संजू को तेरे साथ शादी करनी पड़ी है, पर तू चिंता न कर, तुझे बहुत खुश रखेगा और तुम्हारी शादी सक्सेसफुल रहेगी, ये मेरा विश्वास है। और अपने हाथों से कंगन निकालकर सपना के हाथों में पहनाते हुए कहती हैं, यह हमारे खानदानी कंगन है, मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था, आज मैं अपनी बहू को पहना रही हूँ। मुझे पता है जीवन भर तू इसका मान रखेगी, इसकी प्रतिष्ठा पर कभी आँच नहीं आने देगी। ये मात्र कंगन नहीं है, इसमें तेरे लिए मेरा स्नेह छुपा है, साथ ही मेहता खानदान की मर्यादा भी है। मुझे विश्वास है तू इसे संभाल कर रखेगी। सपना कहती है, दादी माँ इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अभी इस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाऊँगी, आप अपने पास रखिए। संजीव कहता है, माँ सपना ठीक कह रही है, अभी आप अपने पास ही रखिए। यशोदा कहती हैं, तुम दोनों चुप रहो, मुझे पता है क्या करना है और विश्वास भी है सपना ये जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी। कुछ दिन बाद यशोदा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। वो घर जाती हैं और अपनी बहू का स्वागत बड़े प्यार से करती हैं। वर्तमान में संजीव कहता है, रोहित अब तुम ही बताओ मैं क्या करता। माँ की खुशी के लिए मेरी जो समझ में आया मैंने कर दिया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम मुझे जो सज़ा देना चाहते हो दे सकते हो। तुम्हारी ज़िंदगी मैंने तुमसे छीन ली है। तब रोहित कहता है, सर आप ऐसा मत कहिए, ये ज़िंदगी आपकी दी हुई है, ऐसी मेरी 1000 ज़िंदगी आप पर कुर्बान है। मुझे खुशी है मैं आपके कुछ काम तो आ सका, और मैं आपकी जगह होता तो मैं भी यही करता जो आपने किया है। दादी माँ हम सबकी जान है। साहिल कहता है, भाई पहले मैं भी तेरी तरह शॉक्ड रह गया था और गुस्सा भी था पापा और सपना की शादी पर। जब पापा ने मुझे ये सब कुछ बताया तो मुझे पापा पर गर्व हुआ कि कैसे इन्होंने ज़िंदगी भर दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी की परवाह नहीं की।
मुझे प्राउड फील हो रहा है कि मैं इनका बेटा हूँ। तब संजीव कहता है, रोहित तुम जाकर सपना से मिल लो, वो बहुत दुखी है। हो भी क्यों ना, उस लड़की के साथ कितना कुछ हो गया है। जाओ तुम उससे समझा लो, जैसे सब ठीक हो जाएगा तुम उससे शादी कर लोगे। रोहित कहता है, ये सब तो ठीक है सर, राधा माँ को आप और सपना की शादी का पता चला कि नहीं? अगर उन्हें पता है तो क्या कहा उन्होंने? बेचारी क्या कहती। सब अचानक देखकर बहुत ही दुखी हैं। पता तो चल गया है कि हमारी कुछ दिनों की शादी है, फिर भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। फिर रोहित सपना से मिलने जाता है। सपना रोहित को देखकर दौड़कर उसके पास आती है और कुछ सोचकर उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। रोहित कहता है, क्या हुआ सपना, क्यों रुक गई? मेरे पास नहीं आओगी? सपना कहती है, रोहित मेरी ज़िंदगी अब बदल गई है, तुम बताओ कैसे आए यहाँ? तब दोनों ढेर सारी बातें करते हैं। समय आगे बढ़ता गया। सपना धीरे धीरे उस घर में एडजस्ट होने लग गई थी। सपना और संजीव की शादी को 6 महीने हो चुके थे। अब दोनों धीरे धीरे एक दूसरे का ध्यान रखने लगे थे। सपना के मन में संजीव के प्रति जो नाराज़गी और कड़वाहट थी वो ख़त्म होने लगी थी। अब सपना संजीव के खाने पीने से लेकर उसके कपड़े तक का ध्यान खुद ही रखती थी। नौकर चाकर सिर्फ उसकी हेल्प करते थे, बाकी वो खुद ही करती थी। संजीव सपना को मन ही मन प्यार करने लग गया था। उसकी हर खुशी का ख्याल रखता था, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। सपना से सारे घर के लोग खुश थे। घर के नौकर चाकर भी बहुत ही खुश रहते थे। वो नौकरों को नौकरों की तरह ट्रीट नहीं करती थी, वो उन्हें घर के सदस्यों की तरह रखती, उन्हें उतना ही मान देती थी जितना उन्हें मिलना चाहिए। सपना को नौकर भी बहुत ही प्यार करते थे। सपना साहिल की भी अच्छी दोस्त हो गई थी। साहिल और साहिल की पत्नी कृति अपना खाली समय में बहुत ही मस्ती किया करते थे। वे दोनों कभी कुछ लापरवाही करें तो सपना दादी अम्मा बनकर उनकी क्लास लगाती, क्योंकि सपना को हर काम परफेक्ट चाहिए होता था। एक दिन डाइनिंग टेबल पर सब डिनर कर रहे थे। सपना और कृति खाना परोस रहे थे। खाना परोसकर कृति साहिल के साथ बैठकर खाने लग गई। सपना खड़ी होकर सबको देख रही थी, किसी को कुछ चाहिए तो नहीं। तब साहिल कहता है, दोस्त तुम भी बैठो, सबके साथ खाना खाओ, क्यों हमारे सर पर खड़ी हो? जो भी चाहिए हम खुद ले लेंगे। सपना फिर भी खड़ी रहती है और संजीव की तरफ देखती है। दादी माँ, क्या देख रही हो, बैठो। फिर भी वो नहीं बैठती है। साहिल मजाकिया अंदाज में कहता है, क्या पता कि वो पापा का इंतज़ार कर रही हों। जब तक पापा बैठने को नहीं कहेंगे तब तक वो बैठेंगी नहीं। वो संस्कारी पत्नी है, हमारी जैसी बेशर्म थोड़ी ना है, धड़ाम आकर बीच में बैठकर खाने लगें। कृति अपने पैरों से साहिल के पैर पर मारती है, फिर दोनों हंसने लगते हैं। संजीव सपना की तरफ देखता है और बोलता है, बैठकर खाना खा लो। तब सपना साहिल और कृति के बीच में आकर बैठ जाती है। सब हंसने लगे। तब साहिल कहता है, ओ मेरी दादी अम्मा, कबाब में हड्डी क्यों बन गई हमारे बीच बैठकर? जाकर वहाँ बैठो। सपना की मासूमियत और भोलेपन पर संजीव को भी प्यार आ रहा था और उसे देखकर मुस्कुरा भी रहा था। फिर सपना उठकर दादी माँ के बगल में बैठ जाती है। साहिल कहता है, हे भगवान, कहाँ जाकर सिर मारे, इतनी बुद्धू लड़की कहीं देखी नहीं। सपना तपाक से बोलती है, वहीं टेबल पर मार ले सिर, कहीं जाने की क्या ज़रूरत है। सब हंस पड़े और दादी माँ ने कहा, बेटा संजीव की बगल में जाकर बैठ। अपने पति के साथ बैठकर खाना खाने से प्यार बढ़ता है। सपना उठकर संजीव की बगल में जाकर बैठ जाती है और माँ कहती हैं, संजीव तू तो कब से खाना ठूंसने में लगा है, बेचारी सपना कब से भूखी है, अपने हाथों से खाना खिला। सपना कहती है, इसकी ज़रूरत नहीं है दादी माँ, मैं खुद खा लूँगी। संजीव अपने हाथों से उसे एक निवाला खिलाता है। तब साहिल कहता है, यह हुई ना बात, अब अच्छी लग रही है दो हंसों की जोड़ी। संजीव कहता है, चुप कर नालायक। साहिल कहता है, वैसे दादी माँ, आपने पापा के लिए अच्छी बहू पसंद की है। दोनों की आदतें बिल्कुल एक जैसी, सब कुछ परफेक्ट और समय पर चाहिए। समय के दोनों कितने पाबंद हैं। और दादी माँ, इतने कम समय में सपना ने कितनी अच्छी तरह से इस घर को संभाल लिया है। आप भी सपना की देखभाल से बिल्कुल तंदुरुस्त हो गई हो। मौत को भी हरा दिया आपने। वो क्यों हुआ है? सपना की वजह से। ऐसी नर्स, ऐसी डॉक्टर और ऐसी बहू हो घर पर तो किसी को क्या तकलीफ़ हो सकती है।
अपना हर रोल को बखूबी निभा रही है। माँ कहती हैं, वो तो तूने बिल्कुल सही किया साहिल, सपना जैसी बहू पाकर मैं धन्य हो गई हूँ। सपना की तारीफ सुनकर संजीव को सपना पर गर्व हो रहा था और बहुत प्यार भी आ रहा था। अगले दिन सपना दादी माँ के कमरे की सफाई कर रही थी। सारी चीज़ें अच्छे से संभाल कर रख रही थी। फिर उसे उनके बिस्तर के नीचे उनकी हॉस्पिटल की रिपोर्ट और दवाइयाँ पड़ी हुई मिली। सपना ने रिपोर्ट को देखा तो दंग रह गई। वो दादी माँ से पूछने जाने लगी, इतने में कुछ सोचकर रुक गई। शाम को संजीव का आने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही रात में संजीव आया, सपना उसके बेड पर सोई हुई थी, जबकि इन 6 महीनों में कभी उसके बेड के पास गई भी नहीं थी। आज उसे ऐसे सोया देखकर संजीव हैरान भी था और खुश भी हो रहा था। मुझसे तो ये दूर ही रहती है, कम से कम मेरी चीज़ों को अपनाया तो सही। इतने में संजीव धीरे से सपना से कहता है। सपना हड़बड़ाकर उठ खड़ी हो जाती है और सॉरी सर, मेरी आंख लग गई थी, इसलिए आपके बेड पर। इतने में संजीव कहता है, कोई बात नहीं, क्या हो गया, मानोगी तो वो तुम्हारा भी है। संजीव कहता है, वैसे तुम यहाँ कैसे? तब सपना माँ की रिपोर्ट और दवाइयाँ संजीव को देती है। माँ की रिपोर्ट देखकर संजीव की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। संजीव सपना से कहता है, उस डॉक्टर को फ़ोन कर पूछता है कि आखिर वो ऐसी गलती कैसे कर सकती हैं। सपना कहती है, कोई फ़ायदा नहीं, मैंने उनसे बात कर चुकी हूँ। यह सब उन्होंने दादी माँ के कहने पर किया है। दादी माँ ने उन्हें मजबूर किया था झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए। इसमें डॉक्टरों की कोई गलती नहीं है। सपना कहती है, उन्होंने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला है? वो भी मुझे डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया है। माँ ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? आपको इतनी भी बात समझ नहीं आई? आप और मेरी शादी करवाने के लिए? संजीव, ओह माय गॉड, माँ ऐसा भी कर सकती हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। माँ ने अपनी बात मनवाने के लिए हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, और मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हो रहा है कि मेरी वजह से तुम्हें रोहित से अलग होना पड़ा है। अब मुझे ही इस गलती का सुधारना पड़ेगा, तुम्हारी और रोहित की शादी करवा कर। सपना कहती है, ये सब किस्मत का खेल है सर, इसमें ना माँ की गलती है और ना ही आपकी। ये सब तो पहले से तय होकर आता है हमारे साथ क्या होने वाला है। माँ तो सिर्फ एक जरिया थी, खेल तो ऊपर वाले ने रचा है। फिर आप माँ और खुद को दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? संजीव कहता है, तुम इतनी छोटी उम्र में कितनी बड़ी बड़ी बातें करती हो, इतनी हिम्मत कहाँ से लाती हो? सर, वक्त हमें सबको सिखा देता है और सहने की शक्ति भी वही देता है। अब आप माँ से कुछ मत कहिए, जो हो रहा है होने दीजिए। माँ से तो बात करनी पड़ेगी, तभी तो तुमसे डाइवोर्स ले पाऊँगा। संजीव की ऐसी बात सुनकर सपना को दुख होने लगा था। शायद वो भी संजीव से प्यार करने लगी थी। संजीव रिपोर्ट लेकर माँ के पास जाता है और कहता है, माँ ये क्या है? आपको कुछ भी नहीं हुआ था, आपको कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई हार्ट अटैक नहीं आया था। आपने इतना बड़ा झूठ सिर्फ इसलिए बोला कि आपकी जिद पूरी हो जाए। मैं तो हर रोज़ इस चिंता में रहता था कि कब मेरी माँ मुझसे जुदा हो जाएगी। दिल मेरा हमेशा ही डरा रहता था। मेरी छोड़ो माँ, मैंने 6 महीने जैसे गुजारे वो मैं ही जानता हूँ। लेकिन माँ, आपको पता है, आपकी इस गलती से 2 प्यार करने वाले जुदा हो गए। माँ, बेटा ये तू क्या कह रहा है? मुझे साफ साफ बता, कौन 2 प्यार करने वाले जुदा हो गए? संजीव कहता है, सपना और रोहित, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, ये दोनों शादी करना चाहते थे। संजू, तू क्या कह रहा है? अगर मुझे पता होता ना ये दोनों प्यार करते हैं तो मैं कभी ऐसा कदम नहीं उठाती, बल्कि इन दोनों की शादी मैं करवाती। रोहित इस घर का बच्चा है। जितना प्यार मैं तुझे और साहिल को करती हूँ, उतना ही प्यार मैं उसे भी करती हूँ। हे भगवान, मुझसे एक ऐसी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। सपना बच्चा, तू अकेले ही इतना सब कुछ सहती रही, लेकिन कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया। रोहित ने भी कभी इस बात को जाहिर नहीं होने दिया। मुझे माफ़ कर दो बच्चों। साहिल कहता है, दादी माँ, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। आप ही कहती हो ना, जोड़ी तो ऊपर वाला बना के भेजता है। बस तो सपना और पापा की जोड़ी भी उन्होंने बनाकर भेजा है, इसलिए इन दोनों की शादी हो गई। वैसे इन दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत लगती है। अब इस रिश्ते को आगे बढ़ने दो, बस अब ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। संजीव कहता है, मैंने इन दोनों से वादा किया है, जैसे ही माँ ठीक हो जाएंगी वैसे मैं इनकी शादी करा दूंगा। अब माँ को कोई बीमारी नहीं है,
तो इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। वैसे भी मैंने सपना से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है, सिर्फ एक मजबूरी का समझौता। अब मैं इस रिश्ते को ख़त्म कर रोहित और सपना की शादी करवाना चाहता हूँ। आज से 2 दिन बाद यानी कि सोमवार को मैं कोर्ट जाकर सपना से डाइवोर्स ले लूँगा। माँ कहती है, पागल हो गया है तू, ऐसा नहीं हो सकता है। अब सपना तेरी पत्नी है, तेरी ही रहेगी। नहीं माँ, ज़बरदस्ती कोई रिश्ता नहीं बनता है। मैं सपना को इस रिश्ते से आज़ादी दे रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा। माँ, मैं रोकूंगी तुझे। नहीं माँ, आप जिद्दी ना हो, मैं भी आपका ही खून हूँ, जिद मैं भी कर सकता हूँ। यह सब बातें रोहित दरवाजे पर खड़ा होकर सुन रहा होता है तो वहीं से उल्टे पांव लौट जाता है। इतने में सपना बेहोश होकर गिर जाती है। संजीव जल्दी से उसे गोद में उठाकर बेडरूम में ले जाता है। डॉक्टर को फ़ोन कर घर पर ही बुलाते हैं। डॉक्टर सपना का चेकअप करके बताता है वायरल फीवर है। टेंशन और कमजोरी की वजह से ये बेहोश हो गई है। कुछ देर में होश आ जाएगा, आप इनका ध्यान रखें और आराम करने दें। फिर सब अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं, लेकिन संजीव सपना के पास बैठकर उसका ध्यान रखता है। फीवर चढ़ने पर ठंडे पानी की पट्टी करता है और उसके सर पर तेल लगाकर मालिश कर देता है। सपना गहरी नींद में सो जाती है तो संजीव वहाँ से उठकर जाने लगता है। सपना नींद में ही उसका हाथ पकड़कर मुझे छोड़कर मत जाओ कहती है। फिर संजीव कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं हूँ, तुम सो जाओ। फिर सपना संजीव की गोद में सर रखकर उसका हाथ पकड़कर बच्चों की तरह सो जाती है। संजीव उसका सर प्यार से सहलाता है और वहीं वो भी सो जाता है। राधा सपना का हालचाल पूछने आई थी, लेकिन दरवाजे पर खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी, तो वहीं से मुस्कुराकर लौटकर यशोदा जी से कहती हैं, राधा, आप चिंता ना करें, जो मैं देख कर आई हूँ इससे यही पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं और वो अब अलग नहीं होना चाहेंगे। राधा कहती हैं, यशोदा जी, मैं संजीव जैसा दामाद पाकर धन्य हो गई हूँ, शायद यही ईश्वर की भी मर्जी है। यशोदा जी कहती हैं, हे ईश्वर, सब ठीक हो जाए। सुबह जब सपना की आँख खुली, उसकी नज़र संजीव पर पड़ी। संजीव बेड के सिराने पर अपना सर टिकाकर सोया हुआ था। उसे ऐसा सोया देखकर सपना को बहुत बुरा लगा। संजीव के सिर पर तकिया लगा देती है और कंबल उड़ा देती है। खुद बाथरूम चली जाती है। फ्रेश होकर संजीव के लिए चाय लेकर आती है और संजीव को चाय के लिए उठाती है। संजीव उठकर कहता है, तुम्हें सब करने की क्या ज़रूरत है, आराम नहीं कर सकती हो? कल तुम्हारी तबीयत कितनी बिगड़ गई थी, तुम्हें मालूम है? हाँ सर, मुझे पता है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप रात भर जागकर मेरा ध्यान रख सकते हैं, तो क्या मैं आपके लिए चाय भी नहीं बना सकती हूँ? सपना कहती है, और फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं ब्रेकफास्ट तैयार हो जाएगा। संजीव फ्रेश होकर अपने स्टडी रूम में बैठ जाता है और अपने मोबाइल में सपना की फ़ोटो देखकर कहता है, सपना, तुम्हारे साथ रहते रहते कब मुझे तुमसे प्रेम हो गया है पता ही नहीं चला। अब तुमसे अलग होने के ख्याल से भी मैं सिहर जाता हूँ। जब तुम चली जाओगी तो मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊँगा। रोहित ये सारी बातें सुन लेता है। दर्द तो बहुत हुआ उसके दिल में, मगर वो अपने सर को कभी दुखी नहीं देख सकता था, इसलिए वहाँ से नीचे दादी के साथ जाकर बैठ गया। दादी माँ के साथ मिलकर उन दोनों की घूमने की प्लानिंग करता है। इतने में सपना और संजीव तैयार होकर नीचे आते हैं। संजीव, रोहित, तुम कब आए? सर, अभी आया हूँ, अब तुम तैयार रहना, सपना और तुम्हारा एक होने का वक्त आ गया है। सपना ऐसी बात सुनकर वहाँ से जाने लगती है। इतने में दादी माँ कहती हैं, सपना रुको बेटा। सपना वहीं रुक जाती है। यशोदा कहती हैं, संजीव, अब तूने फैसला कर ही लिया है सपना से रिश्ता तोड़ने का, तो अब तुझे कौन रोक सकता है। मैं चाहती हूँ कि अलग होने से पहले तू सपना को कहीं घुमा ला। बेचारी की जब से शादी हुई है तब से कहीं बाहर निकली ही नहीं है। संजीव, क्या सपना मेरे साथ जाना चाहती है? रोहित कहता है, क्यों नहीं जाना चाहेगी? रोहित कहता है, सपना तैयार हो? सपना हाँ में सिर हिला देती है। रोहित और साहिल कहते हैं, हमने आप दोनों के लिए स्विट्ज़रलैंड का ऑन वीक का ट्रिप बुक कर दिया है, जाइए और एंजॉय कीजिए। फिर दोनों स्विट्ज़रलैंड के लिए निकल गए। दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। दोनों साथ में एंजॉय करते हैं। एक दिन दोनों नाइट क्लब जाते हैं और पार्टी एंजॉय करते हैं।
संजीव ने ड्रिंक ज़्यादा ले लिया था तो सपना उसे होटल ले आई। सपना संजीव को जैसे ही बेड पर लिटा रही थी कि संजीव कहता है, आई लव यू सपना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊँगा, मगर मेरे पास तुम कुछ ही दिनों की मेहमान हो, फिर तुम रोहित के पास चली जाओगी। सपना बहुत खुश हो जाती है कि उसका सर उससे प्यार करता है। वो उसे लिपट कर सो जाती है। जब संजीव सुबह उठता है और सपना को अपने पास सोया देखकर वो डर जाता है। फिर रात की सारी बातें उसके दिमाग में घूमती हैं। रात में क्या हुआ था सब याद आ जाता है। कहता है, सपना से मैं नज़रें कैसे मिला पाऊँगा, मैंने इसके साथ फिर गलत किया है, अब मैं रोहित को क्या जवाब दूँगा। सपना मुझे माफ़ कर दो, कल रात जो भी हुआ गलत हुआ, मैंने ज़्यादा पी ली थी, नशे में बह गया था। सपना सोने का नाटक कर रही थी, वो सब सुन रही थी। संजीव जैसे उठने लगा, सपना ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और कहने लगी, आपकी कोई गलती नहीं है, जो भी हुआ हम दोनों की सहमति से हुआ है। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं अब आपके साथ आपकी पत्नी बनकर रहना चाहती हूँ। बस तुम मुझसे प्यार करती हो, आई लव यू सपना, कहकर सपना को अपने गले से लगा लेता है। संजीव को फिर रोहित का ख्याल आता है। कहता है, सपना रोहित, सपना कहती है, रोहित मेरा दोस्त है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। एक सप्ताह बाद दोनों इंडिया वापस आते हैं। जैसे ही घर पहुंचते हैं, घर का माहौल देखकर हैरान हो जाते हैं। घर बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा था। रोहित और कनक दूल्हा दुल्हन के जोड़े में मंडप में बैठे हुए थे। संजीव कहता है, साहिल ये सब क्या है। साहिल, पापा रोहित की शादी हो गई है, अब आप और सपना की शादी इसी मंडप में होने वाली है, तो जाइए तैयार हो जाइए। दादी माँ कहती हैं, साहिल और रोहित संजीव को ले जाओ और तैयार कर लाओ। कृति और कनक सपना को तैयार कर लाओ। आओ, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। संजीव से रोहित कहता है, सर कैसा फील हो रहा है, सपना के साथ आपकी शादी होने जा रही है, वो भी पूरी दुनिया के सामने, पूरी रीति रिवाज से। संजीव, रोहित ये सब तेरी वजह से हो पाया है, मैं तेरा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। रोहित, बस बस ऐसी पराई जैसी बात कर मुझे रुलाओगे क्या। संजीव, लग जा गले। साहिल संजीव को तैयार करके कहता है, आज मेरे पापा बिल्कुल मेरे जैसे हैंडसम लग रहे हैं। संजीव साहिल को छेड़ते हुए कहता है, मैं तेरा बाप हूँ, इसलिए तीनों हंस पड़ते हैं। संजीव तैयार होकर मंडप में पहुँच गया। सपना को तैयार कर कनक और कृति लेकर आ रहे थे। सपना दुल्हन के जोड़े में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि देखने वाले देखते रह गए। संजीव की तो उस पर से नज़र ही नहीं हट रही थी। रोहित और साहिल संजीव को छेड़ते हुए कहते हैं, इतनी खूबसूरत पत्नी पाकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं पापा। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, वाकई मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। पूरी रीति रिवाज के साथ दोनों की शादी संपन्न हुई। उन दोनों ने बड़ों का आशीर्वाद लिया और खुशी खुशी अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे। रोहित और कनक भी एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, साथ में बहुत खुश थे। शादी के 1 साल बाद सपना ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक बेटा और एक बेटी। इतनी खुशी पाकर संजीव भी बहुत खुश था। वो सपना को अपने सीने से लगाकर अपने बच्चों को गोद में लेकर गीत गुनगुनाने लगा। आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। इसी के साथ सारा परिवार हंसी खुशी एक साथ रहने लगता है।